तो दोस्तों इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 एक के तहत भारतीय संविधान निर्दिष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 31 न्यायाधीश होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अवकाश ग्रहण की सीमा 65 वर्ष है। मतलब इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अवकाश ग्रहण मतलब रिटायर होने की सीमा जो है वो 65 वर्ष है। दोस्तों इसमें 31 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में 32 या 33 न्यायाधीश है टोटल। मुख्य न्यायाधीश को मिला के मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है ना बता दूंगा, पिन कर दूंगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 एक के तहत भारतीय संविधान निर्दिष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 31 न्यायाधीश होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान को बनाए रखने का सबसे ज़्यादा अधिकार है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का अधिकार है और विधि निर्माण के मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार है। इसलिए इसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान संघ न्यायपालिका के शीर्षक के अंतर्गत भाग 5 संघ और अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान को उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के तहत एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था से युक्त स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, अनुच्छेद 124 एक के तहत भारतीय संविधान निर्दिष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 31 न्यायाधीश होने चाहिए। अनुच्छेद 124(2) निर्दिष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का हर न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा लिखित व मुहर लगी अधिपत्र के साथ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। यह कॉलेजियम प्रणाली अदालतों में न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की पद्धति का अनुसरण किया गया था, जिसे 3 न्यायाधीशों के मामले के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का 1 मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। यह प्रणाली मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ सभी वरिष्ठतम न्यायाधीशों के आम सहमति से निर्णय की मांग करता है। हालांकि पारदर्शिता की कमी और नियुक्ति में देरी के कारण एक नया अनुच्छेद 124(a) संविधान में सम्मिलित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग के अनिवार्य रूप से मौजूदा पूर्व संशोधित संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को नई प्रणाली के द्वारा प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रपति न्यायपालिका नियुक्ति आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों से बना होता है: भारत के मुख्य न्यायाधीश सभापति, 2 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री,
प्रधान न्यायाधीश भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर बनी समिति के द्वारा समिति नामित 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। आयोग के कार्य निम्नांकित हैं। प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना, एक अदालत से दूसरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना, अनुमोदित व्यक्तियों की क्षमता का आकलन करना। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 141 और 137 में अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 से 141 भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले पर समीक्षा करने का अधिकार देता है, मतलब रिव्यू करने का अधिकार देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। मूल न्यायाधिकार अनुच्छेद 131, यह न्यायाधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हुए मामलों में ही लागू होता है तथा स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल व विशेष न्यायाधिकार के मामलों के बीच में एक तरफ सरकार तथा दूसरी तरफ एक या ज़्यादा राज्य हों, सरकार और एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा दूसरी तरफ अन्य राज्य हों, 2 या अधिक राज्य हों। अपीलीय न्यायाधिकार अनुच्छेद 132, 133, 134। उच्च न्यायालय के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें 4 निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित होती हैं। संवैधानिक मामले उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मुकदमा कानून के सारभूत मामलों से संबंधित है जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है। सिविल मामले यदि मुकदमा सार्वजनिक महत्ता के सारभूत मामलों से संबंधित हो। आपराधिक मामले अगर उच्च न्यायालय में अपील करने पर एक आरोपी को बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया जाए और उसे मौत की सज़ा सुना दी जाए या सुनवाई करने से पहले अधीनस्थ अदालत से किसी भी मामले को वापस ले लिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति प्रदान करना यदि यह संतोषजनक है कि मुकदमा सारभूत मामलों से संबंधित नहीं है, हालांकि इसे एक अदालत या सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के मामले में पारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस न्यायाधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों से मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर सकता है यदि मुकदमे न्याय के हित में कानून के मसलों से संबंधित हो। सलाहकार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 श्रेणी के मामलों में राय लेने के लिए अधिकृत है। पहला है सार्वजनिक महत्व के मामले, ख है दूसरा पूर्व संविधान, संधि, करार, वचनबद्धता, लाइसेंस या इसी तरह के अन्य सवाल। इसके अलावा 144 अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो अदालत की अवमानना, दीवानी या आपराधिक करने पर 6 महीने के लिए साधारण कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार। दीवानी अवमानना का अर्थ किसी भी निर्णय का जानबूझकर की गई अवज्ञा है। आपराधिक अवमानना का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य जो अदालत के अधिकार को नीचा दिखाए या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करे। दूसरी बात करें तो न्यायिक समीक्षा, विधायी कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, समीक्षा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए संसदीय कानून या नियम। तीसरी बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अधिकार का निर्णय लेना। चौथी बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के व्यवहार व आचरण में पूछताछ का अधिकार।
उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेना और उन्हें अपने आप निपटाना। छठी बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 निर्दिष्ट करता है कि यदि कभी किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोरम की कमी हो जाए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित याचिका में उपस्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल में काम कर चुका हो। आठवीं बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 जब मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, इस तरह के मामलों में राष्ट्रपति अदालत के न्यायाधीश को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अगली बात करें तो संशोधित न्यायाधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है। इस दृष्टिकोण के साथ भी उन गलतियों या त्रुटियों को हटाया जाए जो फैसले या आदेश लेते हुए आ गए हों। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखों का न्यायालय है क्योंकि इसके निर्णय बारीक मूल्यों पर निर्धारित हैं और किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय से राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और वर्तमान सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के साथ प्रत्येक सदन में मतदान के साथ सिद्ध हुए न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक न्यायपालिका की ज़रूरत है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य उचित नियंत्रण और संतुलन के बिना अपनी महत्वता खो रहे हैं। तो thank you. Please subscribe the channel and like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।